हेलो नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही है। आज हम लोग करने वाले हैं पीवाईक्यू सीरीज का 6 सीरीज बोले तो छठा सीरीज। इससे पहले 5 सीरीज ऑलरेडी अपलोडेड है। ये आज का छठा सीरीज है। जो नए विद्यार्थी उनको बता दूं मैं, ये बिहार से जुड़े हुए जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जैसे बीपीएससी का एग्जाम्स हो जाए, बिहार एसआई का एग्जाम्स हो जाए या बिहार एसएससी का एग्जाम्स हो जाए, इनसे जुड़ा हुआ जितना भी एग्जाम्स होता है उनके एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों का अपने लोग विश्लेषण करते हैं और विश्लेषण में कोशिश करते हैं कि उनसे जुड़ा हुआ जितना भी तथ्य हो सके, जानकारी हो सके, आपको हम बताते चले। ठीक है, तो चलिए बिना बात की देरी किए हम लोग करते हैं आज का सीरीज को। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, लोएस्ट चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? तो ये किस प्रकार की परतदार चट्टानों का उदाहरण है। सबसे पहली बात तो लोएस्ट याद रखिए। लोएस्ट चट्टान बनती कैसे है? हवा के विक्षेपण के थ्रू, बोले तो हवा से उड़कर जो है ना एक जगह से दूसरे जगह जाकर के मिट्टी का लगातार परत बनते जाता है और काफी वर्ष होने के बाद ये परत एक चट्टान का रूप ले लेती है। उसी को बोलते हैं लोएस्ट चट्टान। समझ गए बात को? अब लोएस्ट चट्टान में एक बात जाने, इसका रंग जो होता है ना, लोएस्ट चट्टान का रंग, ये आपको हमेशा याद रखना है, पीला या नहीं तो भूरा होता है। क्वेश्चन पूछ लेगा लोएस्ट चट्टानों का रंग कैसा होता है, पीला या भूरा होता है। इसका पीला या भूरा होने का भी कारण होता है। कारण क्या होता है? ये ऑक्सीकरण, बोले तो इस चट्टानों में कुछ तत्व पाए जाते हैं या एलिमेंट जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके पीला या भूरा कलर ले लेते हैं। ठीक है, तो याद रखना पीला या भूरा होता है किसके वजह से? ऑक्सीकरण की वजह से। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेता है, क्वेश्चन पूछा गया काफी बार, तो आपको हम ये बता दिए। और कुछ बात है जो जानने के लिए आपको जानना चाहिए। एक सुने होंगे लोएस का पठार। क्या सुने होंगे? लोएस पठार। लोएस का पठार नाम सुने होंगे। ये कहाँ? तो ये इसी के थ्रू बनता है। सेम टू सेम कहने का मतलब लगातार परत दर परत बनता गया, लगातार लाखों करोड़ों वर्ष के बाद ये पहाड़ का रूप ले लेता है, पठार का रूप ले लेता है। समझे? मिट्टी के परत जमा होते होते ये पठार का रूप ले लेता है। तो लोएस का पठार कहाँ पे है ये? तो ये चीन में है। चीन में भी कहाँ पे? तो याद रखिएगा, चीन में आप एक नाम सुनेंगे, गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल में पाया जाता है। समझे बात को? ये लोएस का पठार। समझ गए? और ये गोबी मरुस्थल चीन में ही नहीं, चीन के साथ साथ याद रखिएगा मंगोलिया में भी इसका कुछ पार्ट पाया जाता है। तो गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया दोनों में है। ठीक है, इतनी बात आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? पादप में जाइलम जल के वहन के हेतु, कहने का मतलब जल को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने के लिए जाइलम का इस्तेमाल होता है। ठीक है, जाइलम का एक नाम सुनेंगे। जाइलम के साथ साथ एक क्वेश्चन और पूछता है, फ्लोएम। इन दोनों में मतलब काफी सारा कंफ्यूजन होता है। ये फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम दो चीजें हैं। फ्लोएम क्या होता है? ये संवहनी उत्तक होता है। क्वेश्चन पूछ लेता है क्या होता है? ये संवहनी उत्तक होता है। क्वेश्चन कभी कभी पूछता है फ्लोएम किस प्रकार की उत्तक है, तो फ्लोएम क्या है? एक संवहनी उत्तक है। साथ साथ में याद रखिएगा फ्लोएम का कार्य क्या होता है। इसका कार्य होता है जब पौधे जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं ना, पौधे जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो उस समय में ये, ठीक है, पौधे द्वारा जब भोजन बनाया गया होता है पत्ती में, तो खाद्य पदार्थों का एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना होता है प्रकाश संश्लेषण में। तो याद रखिए फ्लोएम का काम क्या होता है? खाद्य पदार्थों को, पत्ती में बना हुआ खाद्य पदार्थ जो है ना पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम होता है फ्लोएम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है कब? 21 जून को। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहां से आपसे पूछा जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषणा कब हुई थी? इसकी घोषणा हुई थी कब? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 11 दिसंबर 2014। कब? 11 दिसंबर 2014 को। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा हुई थी और ये मनाया कब जाता है? 21 जून को। पहला योग दिवस कब मनाया हो गया? 21 जून 2015 को मनाया गया होगा। ठीक है, पहला। तो याद रखिए घोषणा हुई थी 11 दिसंबर लेकिन 2014 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बूस वर्ल्ड नहीं होगा, वेल्ड होगा। ठीक है, बूस वेल्ड घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? वेल्ड घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो दक्षिण अफ्रीका में। बूस वेल्ड घास के मैदान, घास का स्थल कहाँ पाया जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। अब एक क्वेश्चन याद रखिएगा, ये तो आपको घास के मैदान कुछ है जो आपको याद रखनी है। जैसे हम आपको बता देते हैं, नॉर्थ अमेरिका में पूछ लेगा, नॉर्थ अमेरिका में, या नहीं तो ये पूछ सकता है यूएसए में।
ठीक है। कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? तो प्रेरी पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं? प्रेरी पाए जाते हैं। एक पूछ लेगा साउथ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका में कौन से घास पाए जाते हैं? तो सेल्वास और पंपास, सेल्वास और पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है, ये बात याद रखना। और है कौन सा? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है? तो याद रखिएगा डाउन्स, कौन सा? डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और यूरोप, यूरोप में कौन सा? स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं। तो ये याद रखने वाली चीज है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए बिना बात के देर के अगला क्वेश्चन करते हैं अपने लोग। अगला क्वेश्चन कौन सा है? सत्यशोधक समाज। कौन सा है? सत्यशोधक समाज किसने शुरू किया था? तो सत्यशोधक समाज किसने शुरू किया था? तो ज्योतिबाराव फूले ने शुरू किया था। किसने? ज्योतिबाराव फूले ने किया था। अभी हाल फिलहाल में ज्योतिबाराव फूले पे फिल्म आई है, ठीक है, जो काफी चर्चा में है, तो इसीलिए आपके लिए जानना जरूरी, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। तो ठीक है, सत्यशोधक समाज किसने शुरू किया था? ज्योतिबाराव फूले ने। और सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई कब थी? क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है। सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी कब? तो 24 सितंबर 1873 ईस्वी को, 1873 को। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना थी 24 सितंबर 1873। तो पूछेगा कहां पे हुई थी? तो जगह का नाम पूछ सकता है। तो कहां पे हुई थी? पुणे में हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो अभी कितनी है? 22 भाषाएं शामिल है 8वीं अनुसूची में। याद रखिएगा, शुरुआती समय जब भारतीय संविधान बना था तो उस समय में मात्र 14 भाषाएं थी। कितनी थी? 14 भाषाएं शामिल थी। लेकिन समय के साथ 8 भाषाएं और जोड़ी गई। क्वेश्चन पूछता है बहुत बार, ठीक है। तो कौन सा? 21वां संविधान संशोधन के थ्रू। याद रखिएगा, 21वां संविधान संशोधन हुआ था कब? 1967 में। इसमें कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो सिंधी भाषा को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है। एक है 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? 1992 ईस्वी में, 1992 में हुआ था। इसके तहत जो है ना, तो कोंकणी, कौन सा नाम याद रखिएगा इसमें? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इन भाषाओं को, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। और एक हुआ था 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन। यह कब हुआ था? 2003 में हुआ था, ठीक है। इसके तहत क्या गया था? तो बोडो भाषा, डोंगरी, मैथिली और एक भाषा थी कौन सी? संथाली। इन 4 भाषाओं को, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, इन 4 भाषाओं को 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया। इस तरीके से कितने हो गए? 8 भाषा। 1967 में सिंधी 1 भाषा, 1992 में 3 भाषाएं और क्या कहते हैं 2003 में 4 भाषाएं। टोटल 8 भाषाएं इस तरीके से जोड़ी गई, जो बाद में अभी के प्रेजेंट के टाइम में कितनी भाषा हो गई? 22 भाषाएं, ठीक है। इनको जरूर याद रखिए, क्वेश्चन पूछ लेगा सिंधी भाषा कब जोड़ी गई? तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली कब जोड़ा गया था? 1992 के संविधान संशोधन 71वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। और पूछ लेगा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली में से कुछ भी दे सकता ऑप्शन, और पूछेगा कब जोड़ा गया था? 2003 में 92वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग। किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा था? तो चौथा युद्ध हुआ था। तो देखिए आंग्ल मैसूर युद्ध जरूर याद रखिएगा, इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन बहुत बार पूछा आंग्ल मैसूर युद्ध से, ठीक है। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो आपको बता दें 1767 से लेकर के 69 तक चला था। इस समय जो है ना, टीपू सुल्तान के पिता थे कौन? हैदर अली, ठीक है। कौन थे? हैदर अली, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? अंग्रेजों को बहुत बुरी तरीके से हराया था। तो इसमें हैदर अली की जीत हो गई थी, ठीक है। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से लेकर के 84 तक, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? हैदर अली की मौत हो गई थी और टीपू सुल्तान ने भाग लिया था, ठीक है। इसको मंगलौर की संधि के तहत समाप्त किया गया था, युद्ध को खत्म किया गया था। कौन सी? मंगलौर की संधि। क्वेश्चन पूछता है तो किस संधि के तहत
सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध, बोले तो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध को खत्म कर गया था मंगलोर की संधि के तहत। और तीसरा हुआ था थर्ड कब से कब तक हुआ था, तो 1790 से लेकर के और 92 तक चला था, 92 तक चला था। ये थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध था, ठीक है। इसको श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत, श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत इस युद्ध को समाप्त किया गया था। इसमें टीपू सुल्तान की हार हो गई थी। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध ये हुआ था 1799 ईस्वी में। कब हुआ था? 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान को मार दिया गया था अंग्रेजों के तहत, ठीक है। ये जरूर याद रखिए, आंग्ल मैसूर युद्ध से जुड़ा हुआ ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट है आगरा शहर। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? तो आगरा शहर का संस्थापक था सिकंदर लोदी। कौन था? सिकंदर लोदी। कब स्थापना किया था ये? तो याद रखिए, ये भी याद रखिए 1504 ईस्वी में, ठीक है। ये आपके लिए जानने वाली बात। और दूसरी बात आगरा शहर से जुड़ा हुआ जानने वाली बात यह है कि ये 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि मुगलों की राजधानी ये कब बनी थी? मुगलों की राजधानी कब से कब तक रही थी? 1526 से लेकर के आगरा 1638 ईस्वी तक, 1638 ईस्वी तक, 1526 से लेकर 1638 तक ये मुगलों की राजधानी रही थी आगरा। आगरा शहर जो है ना, मुगलों की राजधानी 1526 से 1638 ईस्वी तक रहा था। इसको पूछा जाता है क्वेश्चन बार बार कि आगरा शहर को राजधानी, आगरा शहर से दिल्ली राजधानी किस शासक के शासनकाल में? तो शाहजहां क्या किया कि अपनी राजधानी आगरा से लेकर के कहां पे लेकर चला गया? दिल्ली। आगरा से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित कर लिया था। कौन? शाहजहां ने, ठीक है। कब? 1638 ईस्वी में, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग। भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका, याद रखिएगा द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, तो कहां पे है? बिहार में। अब देखिए द्विसदनीय व्यवस्थापिका द्विसदनीय केवल बिहार में नहीं है, 6 राज्य में, भारत के 6 राज्यों में है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत बार पूछा था, कई बार मिलान करने के लिए भी पूछ लेता है। तो पहली बात तो बिहार तो एक तो नाम जान ही गए, बिहार में द्विसदनीय है। और कौन सा में? यूपी में भी है, ठीक है। यूपी के बाद महाराष्ट्र में भी है, ठीक है। फिर कर्नाटका में भी है, कर्नाटक में भी है, तेलंगाना में भी है और आंध्रा में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, ठीक है। तो ये 6 राज्य, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन 6 राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, ठीक है। बोले तो द्विसदनीय विधानसभा, क्या बोलते हैं? द्विसदनीय व्यवस्थापिका। तो इन 6 राज्यों का नाम जरूर याद रखिए, एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, ठीक है। किन्हीं एक का नाम हटा देगा, पूछेगा इनमें से कौन नहीं है, ठीक है। तो 6 राज्य का नाम याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो कहां पे स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में विश्व स्वास्थ्य। आप देखिए स्विट्जरलैंड जो है ना, केवल WTO बोले तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का ही मुख्यालय नहीं, काफी सारे का है। जो आपको स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहां विश्व के बहुत सारे, आपको कहने का मतलब है संगठन का ये क्या बोलते हैं यहाँ पे, क्या बोलते हैं एक तरीके से बोलो तो, यहाँ पे स्विट्जरलैंड के बहुत सारे शहर में विश्व के विभिन्न संस्थाओं का हेड ऑफिस है। समझे बात को? जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन तो है ही स्विट्जरलैंड में, ठीक है। अब उसके साथ साथ किसका? ILO का भी है, WTO है, बोले तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन सब का कहाँ पे है? तो स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर है, कौन सा? ग्लैंड शहर में WWF और IUCN का हेडक्वार्टर भी है यहाँ पे, ठीक है। और याद रखिएगा स्विट्जरलैंड की राजधानी का नाम क्या है? बर्न। पूछ लेता है बहुत बार, स्विट्जरलैंड की राजधानी का नाम क्या है? बर्न है, ठीक है। एक स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख शहर है, कौन सा? ज्यूरिख शहर, नाम सुने होंगे, ठीक है। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में किसका है? तो फीफा का। किसका? फीफा का। ज्यूरिख में फीफा का हेडक्वार्टर है, ठीक है। चलिए, और लुसाने का नाम सुनेंगे, लुसाने में किसका है? IOC का हेडक्वार्टर है, ठीक है। इन सब का हेडक्वार्टर का जगह का नाम जरूर याद रखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम किस लिए व्याख्यात है?
विख्यात है? तो श्वेत क्रांति के लिए। वर्गीज कुरियन का नाम श्वेत क्रांति के लिए विख्यात है। इसी तरीके से विश्व में जो है ना हरित क्रांति के लिए, विश्व में हरित क्रांति के लिए कौन फेमस है? तो नॉर्मन बोरलॉग। इसका नाम तो आप लोग बहुत सुन लिए होंगे, नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एम.एस. स्वामीनाथन। तो एम.एस. स्वामीनाथन। और भारत में नीली क्रांति के जनक कौन है? भारत में नीली क्रांति के जनक कौन है? अरुण कृष्णन। अरुण कृष्णन जो है ना नीली क्रांति के जनक है। आप गुलाबी क्रांति का नाम सुने होंगे। भारत में गुलाबी क्रांति के जनक कौन है? तो दुर्गेश पटेल। कौन है? दुर्गेश पटेल। ठीक है, ये नाम आप लोग सुने होंगे। ठीक है, चलिए याद रखिएगा इन सब का, एग्जाम से पूछ लेता है कहीं कहीं घुमा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1902 ईस्वी में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था? तो सर एंड्रयू फ्रेशर के अध्यक्षता में स्थापित हुआ था। पुलिस कमीशन की स्थापना हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन इंद्रधनुष का संबंध किस क्षेत्र से? मिशन इंद्रधनुष का संबंध है स्वास्थ्य से। अब एक्चुअली देखिए मिशन इंद्रधनुष क्या होता है ना, बाल मृत्यु दर को, बोले तो बच्चों की मृत्यु दर को, बाल मृत्यु दर कम करने के लिए टीका का इस्तेमाल किया गया। तो विभिन्न अलग अलग टाइप के जो विभिन्न टीका होते हैं ना, ठीक है, विभिन्न टीका लगाया जाता है माताओं को ताकि बच्चे की बाल मृत्यु दर कम हो। ठीक है, तो ये याद रखिएगा मिशन इंद्रधनुष इसी से संबंधित है। किससे है? स्वास्थ्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो 1853 ईस्वी में रेलवे की शुरुआत हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा 16 अप्रैल। कब? 16 अप्रैल 1853 को रेलवे की शुरुआत हुई भारत में, मुंबई से थाने के बीच में। ये तो आप काफी बार नाम सुन चुके होंगे, मुंबई से थाने के बीच में इसकी शुरुआत हुई थी। कितना किलोमीटर का था ये? 34 किलोमीटर की दूरी थी ये। ठीक है, ये बात आपको याद रखना। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है इंडियन रेलवे की शुरुआत क्या था? वो कौन सा रेलवे था जिन्होंने ये शुरू किया था? बोले तो कंपनी का नाम पूछ देगा। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला, ठीक है, रेलवे, इन्होंने शुरुआत की थी। क्वेश्चन पूछ लेता है ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ठीक है, ये भारत में रेलवे की शुरुआत की थी। कभी कभी पूछता है तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये किनके टाइम में शुरू हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के टाइम में। ठीक है, डलहौजी के टाइम में ये शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश की फुंगटो, क्या नाम याद रखिए, फुंगटो नदी पर जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो अरुणाचल प्रदेश की फुंगटो नदी पर दीछी विद्युत जल परियोजना है। आप देखिए अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारी जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, अधिकतर जो आपको अरुणाचल प्रदेश का मिलेगा ना, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों पे होगा। ठीक है, जैसे कामेंग जल विद्युत परियोजना। ठीक है, ये कामेंग नदी ही नाम है, कामेंग नाम ही है, कामेंग नदी पे है ये। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है कामेंग नदी। आप नाम सुने होंगे सीमांग जल विद्युत परियोजना सीमांग नदी पे ही है। ठीक है, सीमांग जल विद्युत परियोजना सियांग नदी पे, सॉरी सीमांग नहीं है, सियांग जल विद्युत परियोजना सियांग नदी पे है। ठीक है, कौन सी? सियांग नदी पे है। यह भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। सुबन, देखो याद रखिएगा, एक नाम याद रखिएगा, सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना, सुबनसिरी अपर जल विद्युत परियोजना। ठीक है, ये सुबनसिरी नदी का नाम है, उसी पे है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और दूसरा कौन सा? हिरोंग जल विद्युत परियोजना, ये सियोम नदी पे है। ठीक है, सियोम नदी पे है। समझ? तो ये जितने भी जल विद्युत परियोजना याद रखिए, अरुणाचल प्रदेश का फेमस है, तो ये आपको याद होनी चाहिए कुछ चीजें। ठीक है, चलिए पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसने डिजाइन की थी? तो किसने डिजाइन किया था? तो केसी राव ने डिजाइन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो भूकंप संभावित क्षेत्र कहाँ? हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में है। ठीक है, हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में भूकंप संभावित क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपाचे हेलीकॉप्टर किस देश का उत्पाद है? तो ये अमेरिका का उत्पाद है। अब देखिए कुछ हेलीकॉप्टर होंगे या फाइटर प्लेन होंगे जो काफी ज्यादा किस देश से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछता है। जैसे पूछ लेगा F-22 किस देश का है, या F-35 ये किस देश का उत्पाद है? बोले तो कौन सा देश बनाता है ये?
तो ये यूएसए बनाता है। कौन सा देश बनाता है? तो यूएसए। राफेल का नाम सुनूंगा आप ही, 26 राफेल भारत सरकार ने खरीदा है, ठीक है, 7 बिलियन से ज्यादा में। अभी काफी ज्यादा चर्चा है। तो राफेल कहाँ का है? ये फ्रांस देश का है, फ्रांस की मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है। आप सुखोई का नाम सुने होंगे, ठीक है, सुखोई का नाम। ये कौन सी देश बनाती है सुखोई? तो सुखोई किस देश की है? तो रूस की है। सुखोई किस देश की है? तो रूस की है। और एक तेजस का नाम सुनते होंगे, तेजस जो कि भारत का बनाया हुआ है, ठीक है, ये भारत का है। जो चर्चित है ये जरूर याद रखिए किस देश का बना हुआ है, वो पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जल जीव, राष्ट्रीय जल जीव कौन है? तो गैंगटिक डॉल्फिन। गैंगटिक डॉल्फिन जो है ना भारत का राष्ट्रीय जल जीव है। अब ये भारत का राष्ट्रीय जल जीव इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ लेता है। डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जल जीव कब घोषित किया गया था? तो याद रखिएगा 18 मई 2009 को, 2009 को इसको राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया गया था। और इसका अभ्यारण्य बनाया गया है, डॉल्फिन अभ्यारण्य, ठीक है, डॉल्फिन अभ्यारण्य बनाया गया है। कहाँ पे? ये बिहार के भागलपुर जिला में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग। अवंती की राजधानी कहाँ थी? अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो उज्जैन। और उज्जैन कौन सी नदी पे है? तो क्षिप्रा नदी के तट पे है, ये भी याद रखना है, ठीक है। अवंती राजधानी ये याद रखिएगा, अवंती। अवंती जो है ना भारत के 16 महाजनपदों, 16 महाजनपद में से एक जनपद है, ठीक है। उसकी राजधानी थी उज्जैन, ठीक है। इनसे जुड़ा हुआ 16 महाजनपद में विभिन्न सारे महाजनपदों की राजधानी बार बार पूछी जाती है। जैसे पूछ लेगा मगध की राजधानी कहाँ थी? तो मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगिरी थी, ठीक है, मगध की राजधानी राजगिरी थी। वज्जी की राजधानी कहाँ थी? वज्जी की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली थी। कहाँ पे? वैशाली थी। और आप नाम सुने होंगे कौशल का। कौशल की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती थी। कहाँ पे? श्रावस्ती थी, ठीक है, याद रखना ये सब, ठीक है। मत्स्य की राजधानी कहाँ था? तो विराटनगर था। कहाँ था? विराटनगर, ठीक है, ये याद रखनी है आपको। जैसे पांचाल का पूछ लेगा, पांचाल की राजधानी कहाँ थी? पांचाल की राजधानी थी कामपिल्य, कामपिल्य, ठीक है, ये राजधानी थी पांचाल की, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है, ठीक है। अब देखिए भारतीय सेना, लेकिन अभी तीनों सेनाओं के सेनापति का नाम जरूर याद रखिए, ठीक है। अध्यक्ष का नाम, जैसे कहने का मतलब थल सेना अध्यक्ष कौन है? अभी हमारे देश के थल सेना अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। ये याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछेगा। अभी हाल फिलहाल काफी ज्यादा चर्चा में है, ठीक है, भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर। तो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष का नाम जरूर याद रखिएगा। नौसेना अध्यक्ष कौन है अभी हमारे देश के? नौसेना अध्यक्ष कौन? दिनेश कुमार त्रिपाठी। कौन है? दिनेश त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी है, नाम याद रखिए, दिनेश त्रिपाठी, ठीक है। अब पूछ लेगा वायुसेना अध्यक्ष कौन है हमारे देश के? अभी वायुसेना अध्यक्ष कौन है? MP सिंह, ठीक है, AP सिंह या MP सिंह, ठीक है, ये याद रखिए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बोल देगा CDS। CDS अभी भारत के कौन है? तो अभी भारत के CDS कौन है? अनिल चौहान। कौन है? अनिल चौहान, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अभी के टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, तो जरूर याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारत में वायु सेना दिवस मनाया जाता है कब? 8 अक्टूबर को। अब इसी के साथ थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। और इसी के साथ नौसेना दिवस भारत में कब मनाया जाता है? नौसेना दिवस तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ये सब आपको बताने का इसलिए रीजन है कि अभी जो ना वायुसेना दिवस बोले सेना अध्यक्ष कौन है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं भारत पाकिस्तान का काफी चर्चा चल रहा है, तो उसके अध्यक्षों के नाम आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये सब अभी काफी चर्चा में है। तो इसीलिए दिवस भी याद रखिए, उसके अध्यक्षों के नाम भी जरूर याद रखिए, एग्जाम पार्ट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इटाईपू, क्या बोल रहा है? इटाईपू बांध जो दुनिया का सबसे बड़े बांधों में से एक है, यह किस नदी पर स्थित है? ये पराना नदी पे। अब इटाईपू बांध ये पराना नदी पे। अब कुछ है जो हमसे हमारे देश से जुड़ा हुआ, तो सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा बांध, यदि विश्व का पूछ ले सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो जिनपिंग बांध, याद रखिएगा, जिनपिंग वन बांध। ये कहाँ पे है? चाइना में। दुनिया का सबसे ऊंचा बांध है जिनपिंग बांध। सी जिनपिंग जिसको बोलते हो, चाइना के राष्ट्रपति सी जिनपिंग, वही उन्हीं के नाम पे जिनपिंग वन दुनिया का सबसे ऊंचा बांध है। और सबसे बड़ा बांध कौन सा है दुनिया का?
सबसे बड़ा बांध भी थ्री गार्जेस, याद रखिएगा, थ्री गार्जेस, ठीक है, बांध, थ्री गार्जेस बांध, ठीक है। ये भी कहाँ पे है? चाइना में है, ठीक है। ये बात जरूर याद रखिए, सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा दुनिया का, ठीक है, दोनों चाइना में। अब भारत का आपसे पूछ लेगा, भारत का सबसे बड़ा बांध, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा? तो सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध। कौन सा है? हीराकुंड बांध, ठीक है, ये बात याद रखना। और ये कौन सी नदी पे है हीराकुंड बांध? महानदी पे है। क्वेश्चन पूछेगा, याद रखना। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा? तो ऊंचा बांध कौन सा? टिहरी बांध है, टिहरी बांध, टिहरी बांध। ये कौन सी नदी पे है? याद रखना है, भागीरथी नदी पे है, ठीक है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पैन नंबर कोड, पैन नंबर कोड कितने अक्षरों व संख्याओं का बना होता है? पैन कार्ड जो आपका होता है उसमें कितने डिजिट का अक्षर और संख्या मिला होता है? तो 10 डिजिट का होता है, ये बात याद रखना। इसी तरह इस तरह पूछ सकता है आधार में, आधार जो है, आधार में कोड, आधार जो नंबर होता है कितने नंबर का होता है? आधार डिजिट में नंबर होता है 12 डिजिट का होता है आधार में, पूछ सकता है, आप जरूर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट आज का, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन हुआ कब था? 1976 में, आपातकाल के दौरान। अब इसमें एक बात जानने वाली बात है, इसी 42वें संविधान संशोधन को क्या बोलते हैं अपने लोग? लघु संविधान। क्या बोलते हैं? लघु संविधान बोलते हैं, ये बात भी याद रखना। अब इसमें देखिए यहाँ पे मूल कर्तव्य आया, ठीक है, मूल कर्तव्य को मौलिक जोड़ा गया था, मूल कर्तव्यों को, ठीक है। ये संविधान के भाग 4 को में जोड़ा गया, ठीक है, ये बात आपको याद रखने, ठीक है। तो ये चीजें तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है, इतनी बातों को आप जरूर याद रखिए। तो ये आज का ये विश्लेषण कैसा लगा आपको? आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और दोस्तों से शेयर करना जरूर ना भूलें, चैनल को ग्रोथ में सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।